हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज और आज हम देखेंगे इसका पार्ट 4। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इनमें से कौन सी बॉडीज का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है और कौन सी बॉडीज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये हमें यहाँ बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दैट इज एनडीसी। नेक्स्ट इज प्लानिंग कमीशन एंड जोनल काउंसिल्स। तो अब हम देखेंगे इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो ये बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सीधे तौर पे इनका जिक्र नहीं किया गया है और ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी होती है क्योंकि इनका निर्माण किसी भी लॉ के तहत नहीं किया गया है। प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इनका जिक्र नहीं किया गया है और किसी भी लॉ के तहत इनका निर्माण नहीं किया गया है। अब देखेंगे जोनल काउंसिल, तो जोनल काउंसिल का निर्माण किया गया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। तो ये हो जाती है एक स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है क्योंकि इनका भी जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं किया गया है। तो ये जो तीनों बॉडीज है ना, एनडीसी, प्लानिंग कमीशन एंड जोनल काउंसिल, ये हो जाती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो हमारा आंसर हो जाता है डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। तो अब हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। एनडीसी एंड प्लानिंग कमीशंस आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। जोनल काउंसिल्स, इनका निर्माण किया गया था 1956 के अंदर। किन के द्वारा इनका निर्माण किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे तब के पीएम थे। जोनल काउंसिल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, मतलब 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इनका निर्माण किया गया था और इसीलिए ये कहलाती है स्टैट्यूटरी बॉडीज। और जोनल काउंसिल्स आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। The parliament can make any law for whole or any part of India for implementing international treaties। मतलब इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट पूरे देश के लिए या देश के किसी भी विभाग के लिए लॉ बना सकता है। और एक इनके केसेस कौन से ये हमें देखना है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट, मतलब ऑल स्टेट की परमिशन लेके पार्लियामेंट ये लॉ बना सकते हैं। ऑप्शन बी इज विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ स्टेट, मतलब मेजोरिटी ऑफ स्टेट के कंसेंट के द्वारा पार्लियामेंट्री लॉ बना सकते हैं। विद द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न, मतलब जिस स्टेट के बारे में लॉ बनाना है उनका कंसर्न हमें चाहिए या उनका कंसेंट हमें चाहिए। विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, मतलब किसी भी स्टेट की परमिशन लिए बिना ही पार्लियामेंट ये लॉ पास कर सकते हैं, ऐसा कहना है ऑप्शन डी का। तो इनका आंसर हो जाता है डी, दैट इज विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। देखिए, अगर पार्लियामेंट को कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी को अगर इम्प्लीमेंटेशन में लाना है तो पार्लियामेंट को ऐसे कोई आवश्यकता नहीं होती है कि वो किसी भी स्टेट के परमिशन ले या किसी भी स्टेट के कंसेंट ले। पार्लियामेंट वो अपने आप से वो लॉ पास कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है डी, दैट इज विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। और इनका जिक्र किया गया है हमारे आर्टिकल 253 के अंदर। तो अब हम देखेंगे आर्टिकल 253। Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries or any decision made at the international conference, association और अदर बॉडी। मतलब किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी पार्लियामेंट को इतना अधिकार है, इतनी सॉवरिन है हमारी पार्लियामेंट की वो इसके तहत लॉ बना सकती है। अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इकोनॉमिक जस्टिस ऑब्जेक्टिव of the constitution has been as one of the objective of the Indian constitution provided in, मतलब जो इकोनॉमिक जस्टिस का ये जो ऑब्जेक्टिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, इनका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस भाग में या किस किस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र किया गया है, ये हमें बताना है किस पार्ट में जिक्र किया गया है। हमारे ऑप्शन है ए, दैट इज प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स। बी इज द प्रीएम्बल एंड द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबव। ये एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन हो जाता है और इसका आंसर है द प्रीएम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम देखेंगे इनका एक्सप्लेनेशन। आंसर बी, द प्रीएम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, वो क्या दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं हमारे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड जस्टिस को, एंड वाइल द फंडामेंटल राइट्स दर्शाते हैं हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने प्रेम्बल का थोड़ा सा स्टांजा लिया है, तो देखेंगे हम यहाँ पे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इन 3 टाइप का जस्टिस हमें चाहिए। तो इकोनॉमिक जस्टिस का यहाँ पे सीधे तौर पे हमारे उल्लेख किया गया है, तो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है ये स्टेटमेंट, इकोनॉमिक जस्टिस। एंड
सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस आर्टिकल 38 मतलब डीपीएसपी के अंदर इनका मेंशन किया गया आर्टिकल 38 डायरेक्ट्स स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर विद इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस, मतलब यहाँ भी इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस का मेंशन यहाँ पे किया गया है। अब हम देखेंगे हमारा आर्टिकल 38, आर्टिकल 38(2) says that state shall strive to minimize the inequalities of income, status, facilities and opportunity, मतलब inequalities of income के मिनिमाइज करने के लिए स्टेट को काम करना चाहिए। तो ये भी आता है हमारे इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर। तो हमारा आंसर हो जाता है बी, दैट इज प्रीएम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, मतलब इनमें से कंट्री के गवर्नेंस के लिए कौन से फंडामेंटल्स होने चाहिए हमें बताना है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अगेन सिंगल लाइनर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाता है सी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखेंगे हम इसका एक्सप्लेनेशन, सी डीपीएसपी, आंसर सी इज डीपीएसपी। इनका जिक्र किया गया आर्टिकल 37 में, तो हम देखेंगे हमारा आर्टिकल 37 द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस पार्ट, मतलब डीपीएसपी के अंदर जो प्रोविजंस है वो पार्ट shall not be enforceable by any court but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country। यहाँ पे गौर कीजिएगा, nevertheless fundamental in the governance of country, मतलब ये हमारे कंट्री के गवर्नेंस में फंडामेंटल्स की तरह काम करता है। इसका जिक्र सीधे तौर पे किया गया है यहाँ पे। तो एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। तो अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, इनके बारे में ये 3 स्टेटमेंट हमें यहाँ दिए गए और हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, मतलब ये जो कमेटी है पीएसी कमेटी, ये लोकसभा से 25 मेंबर्स से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते इस कमेटी में। ऐसा हमारे पहला स्टेटमेंट कहता है, कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो स्क्रूटिनाइजेस एप्रोप्रिएशन फिनांस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट का एप्रोप्रिएशन फिनांस अकाउंट होता है, एप्रोप्रिएशन के जो बिल होते हैं उनकी कमेटी स्क्रूटिनाइज करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं, ऐसा ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट कहता है। थर्ड वन इज एग्जामाइंस द रिपोर्ट ऑफ कैग, मतलब कैग के जो रिपोर्ट होते हैं इनको भी ये कमेटी एग्जामिन कर सकते हैं, ऐसा हमारे थर्ड स्टेटमेंट कहता है। तो हम देखेंगे एक एक स्टेटमेंट के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, मतलब ये जो पीएसी कमेटी होती है उनके मेंबर्स 25 मेंबर्स होते हैं, उनके मेंबर्स 25 से ज़्यादा नहीं होते और वो सभी मेंबर्स लोकसभा से लिए जाते हैं, ऐसा हमारे स्टेटमेंट कहता है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इनके जो मेंबर होते हैं वो 22 मेंबर्स होते हैं मैक्स, और वो लिए जाते हैं 50 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, मतलब दोनों ही हाउस से ये हम ले सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। देखते हैं अब हमारा दूसरा स्टेटमेंट, स्क्रूटिनाइजेस एप्रोप्रिएशन फिनांस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये कमेटी स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं इन एप्रोप्रिएशन बिल या उनके अकाउंट को। नेक्स्ट वन इज एग्जामाइंस द रिपोर्ट ऑफ कैग, मतलब कैग के रिपोर्ट जो पेश किए जाते हैं उनको भी ये कमेटी एग्जामाइन कर सकते हैं। तो हाँ जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है। तो हमारा आंसर है 2 and 3 ओनली, बी, दैट इज 2 and 3 ओनली, आंसर हो जाता है बी। अब हम देखेंगे इनका एक्सप्लेनेशन। द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स इलेक्टेड बाय लोकसभा एंड 7 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, मतलब टोटल जो 22 मेंबर्स होते हैं इन कमेटी में, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स में 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 15 फ्रॉम राज्यसभा। तो अब हम इस कमेटी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। अ मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल, मतलब कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर बनने के एलिजिबल नहीं होता है। द टर्म ऑफ द कमेटी इज 1 year। द मेन ड्यूटी ऑफ द कमेटी इज टू ascertain whether the money granted by the parliament has been spent by government within the scope of the demand, मतलब विद पार्लियामेंट ने जो पैसा मंजूर किया है या किसी भी पैसे को स्पेंड किया है गवर्नमेंट के किसी भी काम के लिए, तो ये जो पैसा विद इन द स्कोप ऑफ द डिमांड है ये है या नहीं, ये देखने के लिए ये कमेटी काम करती है। अब इस कमेटी का हम मेन फंक्शन देखें, द अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑडिट रिपोर्ट्स प्रेजेंटेड बाय द कैग कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल मेनली फ्रॉम द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द कमेटी, मतलब ये कमेटी किन के बेसिस पे काम करते हैं तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कैग के जो रिपोर्ट होते हैं इनके बेसिस पे ये कमेटी एग्जामिनेशन का काम कर लेती है। अब हम देखेंगे हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के तहत।
क्वेश्चन नंबर 6 इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मतलब हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में किन प्रिंसिपल्स को इंस्टीट्यूशनली इम्प्लाई कर दिया है उसके बारे में हमें देखना है। हमारे ऑप्शंस हो जाते हैं। ऑप्शन 1 इज मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कैबिनेट के हमारे कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, मतलब जब तक हमारे मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में मेजोरिटी सपोर्ट है, कॉन्फिडेंस वोट है उनके पास, तब तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं, मतलब तब तक वो मिनिस्ट्री में रह सकते हैं। थर्ड वन इज कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा कैबिनेट को हेड किया जाता है। कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। अब हम देखेंगे इनके बारे में एक एक ऑप्शन करके देखेंगे। मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, कैबिनेट की जो हमारे मेंबर होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, मतलब एमपी हमारे कैबिनेट में होते हैं, तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। नेक्स्ट वन इज मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में जब तक उनका बहुमत है, उनका मेजोरिटी, तब तक वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं, अपने पोस्ट पे रह सकते हैं, अपने पद पे वो रह सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही होगा। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट हम देखें, कैबिनेट इज हेडेड बाय दिस हेड ऑफ द स्टेट, ये जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए, क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट तो हमारे कैबिनेट को हेड नहीं करते। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। हमारा आंसर होगा 1 and 2, दैट इज 1 and 2 ओनली। आंसर हो गया ए। Answer is A, 1 and 2 only. Cabinet is headed by the head of government, that is prime minister, and not by the head of state, that is president. तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही करेक्ट है ये हमें बताना है। स्टेटमेंट 1 इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, तो पार्लियामेंट के लिए, संसद के लिए। नेक्स्ट वन इज द यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन मिनिस्टर अपना ऑफिस कब तक होल्ड कर सकते हैं, जब तक प्रेसिडेंट की उन पर मर्जी है तब तक अपने ऑफिस में रह सकते। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते। नेक्स्ट वन इज द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, अगर कोई प्रपोजल्स आते हैं या कोई भी बिल बनाया जाता है जो हमारे प्रोसीडिंग्स होते संसद में, पार्लियामेंट में, उनके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करते हो या उन्हें कम्युनिकेट करना ही चाहिए। तो अब हम देखेंगे हमारे इस तीनों स्टेटमेंट के बारे में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन यहाँ जो वर्ड है ना पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट नहीं होता है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते सिर्फ लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए नहीं। अगर हम पार्लियामेंट कंसिडर करेंगे तो पार्लियामेंट में दो हाउसेस आते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो हमारे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब हम देखेंगे हमारा अगला स्टेटमेंट, द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये सही होता है क्योंकि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सही है। द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, अगर हमारे पार्लियामेंट की जो भी प्रोसीडिंग्स होती है और या जो भी बिल के प्रपोजल्स आते हैं उनके बारे में प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करना ही होता है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो हमारा आंसर है 2 and 3 ओनली, बी। हमारा आंसर है बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। यहाँ पे हमने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। हम देखेंगे आर्टिकल 75 एंड 78 के तहत ये जो हमारे तीनों स्टेटमेंट थे इस क्वेश्चन के, वो आते हैं आर्टिकल 75 एंड 78 के तहत। तो हम देखेंगे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 75, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब ये हमारा स्टेटमेंट था। थर्ड वन इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल ओनली, मतलब सिर्फ लोकसभा के लिए ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। बाकी का आप ये पढ़ लीजिए। हम देखेंगे आर्टिकल 78 के तरफ, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर का जिक्र आर्टिकल 78 के तहत किया गया। हम देखेंगे आर्टिकल 78A, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स ऑफ द लेजिस्लेशन, मतलब जो भी प्रोसीडिंग्स के जो भी लोकसभा की जो भी प्रोसीडिंग्स होती है और जो भी लेजिस्लेशन के प्रपोजल्स होते हैं उनके बारे में हमारे प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करना, ये उनकी ड्यूटीज़ हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन दिए गए, 3 स्टेटमेंट दिए गए और हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। स्टेटमेंट 1 इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, मतलब प्लानिंग कमीशन का एनडीसी एक ऑर्गन होता है, ऐसा हमारे पहला स्टेटमेंट कहता है। नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग का ये जो इशू है, ये हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया है, ऐसा हमारा दूसरा स्टेटमेंट कहता है। नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स दैट पंचायत शुड बी असाइन द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन किया गया है कि पंचायत के द्वारा ये काम किया जाना चाहिए कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल जस्टिस के जो भी प्लान बनाने हैं, उनका जो प्लान या क्या बोलते हैं हम उससे फॉर्मेट बनाए, उनका जो फ्रेमवर्क बनाए, वो हमारे पंचायत के द्वारा किया जाना चाहिए, पंचायत के द्वारा। तो ऐसा हमारे तीसरा स्टेटमेंट कहता है। हम देखेंगे एक एक करके, हम तीनों के बारे में देखते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है क्योंकि एनडीसी ये कोई प्लानिंग कमीशन का कोई भी ऑर्गन या कोई भी पार्ट उनका नहीं होता है, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग हो जाता है। हम देखेंगे नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सही स्टेटमेंट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में ही आता है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। एंड थर्ड वन दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब द पंचायत शुड बी असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स, मतलब ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशलिस्ट के जो भी प्लान है, जो भी उनके फ्रेमवर्क है, वो पंचायत के द्वारा निर्माण किए जाने चाहिए, उनके द्वारा डेवलप किए जाने चाहिए, ये ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो हमारा आंसर हो जाता है 2 and 3 ओनली। तो आंसर है हमारा बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। आंसर बी इज 2 and 3 ओनली। एनडीसी इज लिस्टेड एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्लानिंग कमीशन, मतलब ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, ये कोई उनका ऑर्गन नहीं है। मोर ओवर द प्लान्स मेड बाय प्लानिंग कमीशन आर प्लेस्ड बिफोर द एनडीसी फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। मतलब जो भी प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया जाता है, वो एनडीसी के सामने एक्सेप्टेंस के लिए रखे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारा पहला स्टेटमेंट है, द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, मतलब राज्यसभा के जो भी चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते। नेक्स्ट वन इज while the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president, मतलब हमारे जो टू हाउसेज राज्यसभा एंड लोकसभा, इनके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन उनको वोटिंग राइट होता है किनके इलेक्शन में, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनको वोटिंग राइट होता है, ऐसा हमारे दूसरा स्टेटमेंट कहता है। अब हम देखेंगे इनके बारे में। द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, तो यहाँ पे हम देखेंगे ना चेयरमैन, तो चेयरमैन तो उनके मेंबर नहीं होते राज्यसभा, क्योंकि वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, वो एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं उनके। लेकिन ये जो डिप्टी चेयरमैन का जिक्र किया गया है ना, वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। देखेंगे दूसरा, while the nominated members of these two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president, मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स को दोनों भी हाउसेस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई वोटिंग अधिकार नहीं होता है, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो वोट कर सकते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा दोस्तों सही हो गया। तो हमारा आंसर होता है 2 ओनली, आंसर बी इज 2 ओनली। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय राज्यसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर, तो डेप्यूटी चेयरमैन हो जाते हैं इनके मेंबर, तो जैसा कि हमने अभी बताया, तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब हम देखेंगे हमारे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। इन इंडिया, अदर देन इंश्योरिंग दैट पब्लिक फंड्स आर यूज्ड एफिशिएंटली एंड फॉर इंटेंडेड पर्पज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ कैग, तो हम यहाँ ऑफिस ऑफ कैग के बारे में बताया गया है, इनके बारे में पूछा गया है, तो हम देखेंगे हमारे स्टेटमेंट 1 इज कैग एक्सरसाइजेस एक्सचेकर कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब कैग अपना एक्सचेकर कंट्रोल होते, वो एक्सरसाइज करते कब, कैग जो अपनी पावर है ना, वो कब एक्सरसाइज करते हैं, तो नेशनल इमरजेंसी के अंदर, या जब नेशनल इमरजेंसी को रेज किया जाता है तभी वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा हमारे पहला स्टेटमेंट कहता है। स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कैग रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पैक पीएसी पब्लिक अकाउंट कमिटी, मतलब
कैग रिपोर्ट्स ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द कैग के जो भी रिपोर्ट्स होते हैं प्रोग्राम के बारे में, मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए उनके बारे में जो भी रिपोर्ट्स होते हैं, उनको ये जो पीएसी कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो उन पे डिस्कशन कर सकता है, ऐसा हमारे दूसरा स्टेटमेंट कहता है। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट थर्ड इज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कैग रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। मतलब कैग के जो रिपोर्ट होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनका उपयोग कर सकती है, उनका अगर किसी भी मामले में कोई भी इंक्वायरी करनी है तो उनके रिपोर्ट्स के द्वारा वो इंक्वायरी कर सकती है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट दोज हु हैव वायलेटेड द लॉ व्हाइल मैनेजिंग द पब्लिक फाइनेंसेस। मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनके बारे में अगर इंक्वायरी करनी है तो वो कैग के रिपोर्ट पे ही डिपेंड करते हैं, और उनके बारे में अगर किसी पे भी अगर चार्जेस लगाने हैं तो वो भी इस रिपोर्ट के तहत वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वाइल डीलिंग विद द ऑडिट एंड अकाउंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज कैग हैज सर्टेन जुडिशियल पावर्स फॉर प्रोसिक्यूटिंग दोज हु वायलेट द लॉ। मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट के जो कंपनीज है और उनके अकाउंट के डील करते वक्त, उनकी ऑडिट को डील करते वक्त कैग को कुछ जुडिशियल पावर्स मतलब कुछ न्यायिक अधिकार उन्हें दिए गए ताकि वो उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, जो भी एक्यूज पाए जाते हैं ना उनके, वो जो भी लॉ को वायलेट करते हैं उनको वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं या प्रोसिक्यूट कर सके, इसके लिए उनके पास कोई जुडिशियल पावर होते हैं, ऐसा हमारे फोर्थ स्टेटमेंट कहता है। अब हम देखेंगे इनके बारे में एक एक करके देखेंगे ये क्या होता है। तो CAG exercises exchequer control on behalf of the parliament when the president of India declares national emergency। मतलब CAG अपने अधिकार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के तहत अगर लागू कर दे तो भी कैग हमारे उनके अधिकार एग्जीक्यूट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, ऐसा हमारा ये पहला स्टेटमेंट करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती कि सिर्फ नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाए तभी कैग अपने अधिकार को एक्सरसाइज कर सके। वो उनका ड्यूटी होते, वो कभी भी अपने अधिकार को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट इज कैग रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय पैक। मतलब पैक इनके पब्लिक अकाउंट कमेटी कैग के रिपोर्ट्स पे डिस्कशन कर सकता है, ये स्टेटमेंट सही होगा। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कैग रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट दोज हु हैव वायलेटेड द लॉ व्हाइल मैनेजिंग पब्लिक फाइनेंसेस। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही होगा, क्योंकि अगर किसी भी एजेंसी को कोई भी इंक्वायरी करनी है तो कैग की रिपोर्ट पे डिपेंड हो सकते हैं, और उनके चार्जेस लगाने के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ इज वाइल डीलिंग विद द ऑडिट एंड अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज कैग हैज सर्टेन जुडिशियल पावर। ये जो सर्टेन जुडिशियल पावर है ना, इनकी वजह से ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एंड फॉर प्रोसिक्यूटिंग दोज हु वायलेट, मतलब वो उनके पास न्यायिक अधिकार नहीं होते, तो हमारा चौथा स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो हमारा आंसर हो जाए 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, दैट इज सी। यहाँ पे हमने बताया गया आंसर सी 2 and 3। यहाँ पे हमने कैग के बारे में थोड़ा सा बताया, हम देखेंगे। CAG is responsible for auditing the accounts of union and state governments and public sector organization and for maintaining the accounts of state government। मतलब यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अकाउंट के ऑडिटिंग के बारे में कैग को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द रिपोर्ट्स ऑफ कैग आर टेकन into consideration by the public account committee, जैसा हमारे स्टेटमेंट में अभी बताया गया। CAG enjoys the same status of as the judge of Supreme Court। and next one is information from CAG reports can be used by investigation agencies to press charges against those who have violated law while managing public finance। मतलब पब्लिक फाइनेंस के जो खर्च करते वक्त अगर किसी ने उन लॉ का वायोलेशन किया है तो कैग रिपोर्ट के तहत हम उन पे चार्जेस रख सकते हैं, ऐसा हमारे स्टेटमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए कि कैग को अपॉइंटमेंट किन के द्वारा की जाती है। कैग के अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड उनके जो पेमेंट किया जाता है, उनका जो सैलरीज एंड अदर होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा वो किए जाते हैं। यहाँ हमने कैग के जो अलग आर्टिकल है उनके दिए गए, आर्टिकल 49 ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल, आर्टिकल 150 फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, एंड आर्टिकल 151 ऑडिट रिपोर्ट्स। तो ये कौन से ऑडिट्स का रिपोर्ट तैयार करते हैं यहाँ हम देखेंगे। Number 1 is the reports of the CAG, that is Comptroller and Auditor General of India, relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before the each house of the Parliament। मतलब ये जो CAG के जो रिपोर्ट होता है ना, वो प्रेसिडेंट को सबमिट किया जाता है और वो उनको पार्लियामेंट के सामने रखने की रख देते हैं, उनके सामने रख देते हैं। नेक्स्ट वन इज द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ स्टेट। अगर कैग की रिपोर्ट किसी भी स्टेट के बारे में हो तो वो गवर्नर को सबमिट करते हैं और गवर्नमेंट वो उनको लेजिस्लेचर के सामने रखने की व्यवस्था कर देते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। तो तब तक के लिए हैव अ हैप्पी गुड डे अहेड, बाय।